स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। टर्किश इन्वेजन्स, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1000 to 1200 AD। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 800 AD से 1000 AD के बीच हुई नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जाना, जो नॉर्थ इंडिया की तीन मेन पावर्स यानी पालर्स, राष्ट्रकूटर्स और प्रतिहारस के बीच हुई। 200 साल चली इस स्ट्रगल के एंड में यानी लगभग 1000 AD में तीनों एम्पायर वीक हो गए और नॉर्थ इंडिया में एक तरह का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसके अलावा वेस्ट और सेंट्रल एशिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी हमें रैपिड चेंजेस देखने को मिले। इन सिचुएशंस के चलते टर्क्स का नॉर्थ इंडिया में इंकर्जन स्टार्ट हुआ। आज की इस कहानी में हम 1000 से 1200 AD के बीच हुए टर्किश इन्वेजन्स की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस पीरियड के एंड में इंडिया में टर्क्स का रूल सेटअप हुआ। सबसे पहले ब्रीफ में देखते हैं कि वेस्टर्न और सेंट्रल एशियन रीजन और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडियन रीजन में क्या चेंजेस हुए जिनके कारण इन्वेडर्स ने इंडिया को इन्वेड किया। बैकड्रॉप टू इन्वेजन्स। 9th सेंचुरी के एंड में वेस्ट एशिया का अब्बासिद कैलिफेट डिक्लाइन के प्रोसेस में था। इसकी जगह एक सीरीज ऑफ स्टेट्स ने ली जिन पर इस्लामाइज्ड टर्क्स का रूल था। सेंट्रल अथॉरिटी के डिक्लाइन के बाद प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को असर्ट किया और इंडिपेंडेंट स्टेटस अस्यूम करना स्टार्ट कर दिया। एम्पायर्स रैपिडली राइज और फॉल हो रहे थे और टर्किश ट्राइब्स का कंटिन्यूअस इंकर्जन चालू था। ये टर्किश ट्राइब्स रूथलेस प्लंडर की हैबिट अपने साथ लेकर आईं। इसी बीच नॉर्थ इंडिया में करीब 1000 AD में गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फेज स्टार्ट हुआ, जिसके कारण नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में टर्किश एक्सपेंशन पर अटेंशन नहीं दिया गया। 9th सेंचुरी के एंड तक काबुल, कांधार और उसके साउथ के एरियाज को अल हिंद या इंडिया का पार्ट माना जाता था। इस एरिया में कई हिंदू और बुद्धिस्ट श्राइन्स थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थी बुद्ध की 53.5 मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ बामिया। सेंट्रल एशिया के रिवर ऑक्सस, जिसको आज आमू दरिया कहा जाता है, तक के एरिया को कई डायनेस्टीज रूल कर रही थी, जिनमें से कुछ ने अपना डिसेंट कनिष्क से क्लेम किया। 8th सेंचुरी से ही इस रीजन में वहां के लोकल रूलर्स और वेस्ट एशिया के प्लंडरर्स के बीच टसल चल रहा था। इस तरह इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के दोनों साइड लगातार सिचुएशन अनस्टेबल रही। एक तरफ प्रतिहारा एम्पायर के डिक्लाइन के बाद हुआ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरी तरफ इस्लामाइज्ड टर्क्स का एक्सपेंशन के लिए बढ़ता एम्बिशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेस्ट एशियन गजनवीद एम्पायर के बारे में, जिनका इंडिया के प्लंडर में मेजर हाथ रहा। द गजनवीद्स। 9th सेंचुरी के एंड में ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ पार्ट्स समानिड्स के रूल में थे, जो खुद को इरानियन डिसेंट का मानते थे। नॉर्थ और ईस्टर्न फ्रंटियर्स में वो लगातार नॉन मुस्लिम ट्राइब्समैन से बैटल कर रहे थे। इसी बीच एक नए तरह के सोल्जर्स, गाजी, उभर कर आए, जो फाइटर्स होने के साथ ही मिशनरीज भी थे। समानिद गवर्नर्स में से एक टर्किश स्लेव था, अल्पतिगिन, जिसने समय के साथ अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम गजनी में सेटअप किया। इनका मेन मकसद था इस्लामिक लैंड्स को प्रोटेक्शन देना। इसी कॉन्टेक्स्ट में 998 से 1030 के बीच महमूद गजनी की थ्रोन पर बैठा। महमूद के रूल में इरानियन पेट्रियटिज्म और पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर का रिसर्जेंस हुआ, यानी टर्क्स अब न सिर्फ इस्लामाइज्ड थे बल्कि पर्शियनाइज्ड भी हो गए। यही कल्चर टर्क्स 200 साल बाद इंडिया में लाने वाले थे। एक तरफ जहां महमूद को मिडीवल मुस्लिम हिस्टोरियंस ने इस्लाम का हीरो माना, वहीं दूसरी ओर इंडिया में उसकी मेमोरी एक प्लंडरर और डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स की है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद ने 17 बार इंडिया में रेड्स की। इनिशियली ये रेड्स हिंदू शाही रूलर्स की तरफ डायरेक्टेड थी, जो उस समय पेशावर और पंजाब में रूल कर रहे थे। उदभांडा और वही हिंद में हिंदू शाहीज की कैपिटल थी। हिंदू शाही रूलर जयपाल को 1001 की बैटल ऑफ पेशावर और उसके सन आनंदपाल को 1009 में महमूद ने डिफीट किया। ये बैटल डिसाइसिव रही क्योंकि इस बैटल में शाहीज का वर्चस्व खत्म हुआ और महमूद ने झेलम तक अपनी टेरिटरी एक्सपैंड कर ली। एक नोटवर्दी बात यह रही कि कोई भी राजपूत रूलर ने शाहीज की मदद नहीं की।
और गुर्जर प्रतिहाराज के कमजोर होने के कारण भी शाहीज ने यह बैटल ऑलमोस्ट अकेले ही लड़ा। 1015 से अगले 6 साल तक महमूद ने इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में कई एक्सपेडिशंस किए, रिच टेम्पल्स और टाउन्स को लूटा, जिससे उसको सेंट्रल एशियन वॉर्स में मदद मिली। उसकी सबसे डेयरिंग रेड्स 1018 में कन्नौज और 1025 में सोमनाथ गुजरात की रेड्स थीं। कोई भी स्ट्रांग स्टेट नहीं होने के कारण महमूद ने बिना किसी रेजिस्टेंस के रेड्स को अंजाम दिया, लेकिन किसी भी स्टेट को एनेक्स नहीं किया। इंडो गैंजेटिक रीजन गजनी से दूर होने के कारण इनको एनेक्स नहीं किया, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ रीजन्स को जरूर उसने एनेक्स किया। 1025 की सोमनाथ की रेड में महमूद राजपूत्स को शॉक देने के ऑब्जेक्टिव से आया। वहां उसने शिवलिंगम को डिस्ट्रॉय कर दिया। वापसी में उसको रेजिस्टेंस देने वाले जाट्स को उसने 1 साल बाद वापस आकर पनिश किया। 1030 में उसकी डेथ हुई। दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पंजाब और मुल्तान के कॉन्क्वेस्ट ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। टर्क्स ने पहली बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया की माउंटेन्स को क्रॉस किया और इंडो गैंजेटिक रीजन तक के एरिया को ओपन कर दिया। इसके बावजूद अगले 150 साल तक टर्क्स इस रीजन तक अपनी कॉन्क्वेस्ट एक्सटेंड नहीं कर पाए। इसके मेन कारण थे सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया में चल रही पॉलिटिकल टसल और इंस्टेबिलिटी। सेल्जुक एम्पायर से डिफीट के बाद गजनवीद एम्पायर भी श्रिंक होकर गजनी और पंजाब तक सीमित रह गया। तो दोस्तों, ब्रीफ में एक बार अगर देखें तो महमूद गजनी की रेड्स के इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार थे। खैबर पास, जो कि एक तरह से गेटवे ऑफ इंडिया था, वो अब परमानेंटली फॉरेनर्स के कब्जे में आ गया था। इंडिया के राजपूत स्टेट्स डिफीट हो चुके थे और डिमोरलाइज्ड भी। इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन और डिसयूनिटी अब फॉरेनर्स के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। सिटीजन्स का होलसेल मैसेकर हुआ, सिटीज और टेम्पल्स को लूटा गया और इस्लाम में फोर्सेबल कन्वर्जन्स देखने को मिले। तो ओवरऑल अभी तक हमने देखा कि कैसे महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया को इन्वेड तो किया, पर टर्क्स नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप नहीं कर पाए। पर इसके चलते नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स उभर कर आए। आइए जानते हैं इनके बारे में। द राजपूत स्टेट्स। प्रतिहारा एम्पायर के ब्रेक होने के बाद नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहे गहाड़वालाज ऑफ कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा और चौहान्स ऑफ अजमेर। कुछ स्मॉल डायनेस्टीज भी सेटअप हुई, जैसे कालाचूरीज ऑफ जबलपुर, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, चालुक्याज ऑफ गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली एटसेट्रा। बंगाल पालाज के रूल में ही रहा और कुछ समय बाद वहां सेनाज का रूल सेटअप हुआ। अपने पीक पर गाहदवार किंगडम बिहार के मुंगेर से दिल्ली तक एक्सटेंड करता था। इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे गोविंद चंद्र फ्रॉम 1114 टू 1155। कन्नौज इसकी कैपिटल थी और बनारस सेकंड कैपिटल। गहाडवार्स गजनवीद रेड्स के सबसे बड़े डिफेंडर माने जाते हैं। चौहान्स ने 10th सेंचुरी के एंड में नाडौल में अपनी कैपिटल सेटअप की। विग्रहराज, जो कि चौहान्स के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से माने जाते हैं, ने अजय मेरू यानी प्रेजेंट डे अजमेर में अपनी कैपिटल सेटअप की। विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर्स को 1151 में डिफीट करके दिल्ली को कैप्चर किया। मालवा के परमार्स के फेमस रूलर भोज से विग्रहराज लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहे। चौहान्स के सबसे फेमस रूलर रहे पृथ्वीराज III, जिन्होंने 1177 में थ्रोन संभाली। थ्रोन संभालते ही पृथ्वीराज ने एक्सपेंशन की विगरस पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। इसके चलते कई छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, लेकिन गुजरात के चालुक्य रूलर्स के खिलाफ वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इस नाकामी के बाद पृथ्वीराज को गंगा वैली की तरफ रुख करना पड़ा। इस तरह चौहान्स लगातार चंदेल और गाहदवार रूलर्स से कॉन्फ्लिक्ट में रहे। इन्हीं राइवलरीज के कारण राजपूत रूलर्स के लिए एकजुट होकर गजनवीद्स को पंजाब से रिमूव करना इम्पॉसिबल हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरीद एम्पायर के मोहम्मद गौरी के इंडियन कॉन्क्वेस्ट और राजपूत से स्ट्रगल के बारे में। मोहम्मद ऑफ गुर। गुरीद्स की शुरुआत गजनी के वैसल्स यानी एक तरह के जागीरदार के रूप में हुई, लेकिन जल्दी ही उन्होंने गजनवीद एम्पायर को खत्म कर दिया। इस दौरान ईरान में एक नया एम्पायर क्रिएट हुआ, ख्वारिज़मी एम्पायर।
जिन्होंने गुरीद्स के सेंट्रल एशियन एम्बिशंस पर रोक लगाई। इसके चलते अब गुरीद्स के पास इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद अफगूर फ्रॉम 1173 टू 1206 ने गजनी की थ्रोन संभाली। गोमल पास के रास्ते से होकर मुल्तान और उच्च को कॉन्कर किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात में पेनिट्रेट करना चाहा, पर गुजरात रूलर ने उसको माउंट आबू के पास हुई एक बैटल में डिफीट किया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 1190 तक मोहम्मद पेशावर, लाहौर और सियालकोट को कॉन्कर करके दिल्ली और गैंजेटिक दोआब पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में भी चौहान्स की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ टर्क्स को डिफीट किया, जिन्होंने राजस्थान को इन्वेड करने की कोशिश की। चौहान्स दिल्ली को 1151 में ऑलरेडी कॉन्कर कर चुके थे, दिल्ली के तोमर्स को डिफीट करके। इस तरह चौहान्स के पंजाब की तरफ एक्सपेंशन से उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट गुरीद रूलर्स से हुआ। मोहम्मद अफगूर और उस समय के चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान के बीच बैटल अब इनेविटेबल था, और यह बैटल शुरू हुई तबर हिंद फोर्ट के क्लेम से। यह फोर्ट आज के पंजाब के भटिंडा में सिचुएटेड है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में चौहान्स ने गुरीद फोर्सेस को डिफीट कर दिया, लेकिन गुरीद्स को पंजाब से रिमूव करने की कोशिश नहीं की। एक साल में मोहम्मद ने अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुई। यह बैटल इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इंडियन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन टर्किश आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। इसके और भी कुछ कारण थे जो हम लास्ट सेक्शन में देखेंगे। इन रीजंस के कारण चौहान्स की डिफीट हुई और टर्किश आर्मीज ने अजमेर को कॉन्कर कर लिया। कुछ समय तक पृथ्वीराज को अजमेर पर रूल करने दिया गया। जल्द ही कंस्पिरेसी के चार्ज में फंसाकर पृथ्वीराज को एग्जीक्यूट करवा दिया गया। इस तरह कुछ ही समय में दिल्ली और ईस्टर्न राजस्थान का एरिया टर्किश रूल में आ गया। यहां तक कॉन्कर करने के बाद अब टर्किश फोर्सेस ने गंगा वैली यानी बिहार और बंगाल तक के एरिया को अपना टारगेट बनाया। आइए देखते हैं कैसे इस रीजन को टर्क्स ने कॉन्कर किया। टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गंगा वैली। 1192 से 1206 के बीच टर्किश रूल अब गंगा जमुना दोआब और उसके आसपास के एरिया तक एक्सटेंड हो चुका था। बिहार और बंगाल को भी ओवररन कर दिया गया। दोआब में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले टर्क्स को कन्नौज के पावरफुल गाहड़वाला किंगडम को डिफीट करना था। गाहड़वाला रूलर जयचंद्र ने 2 डेकेड्स तक शांति से रूल किया। तराई की बैटल के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया और इंडियन अफेयर्स को उसके एक ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों सौंप दिया। 1194 तक टर्क्स ने सबसे पहले अपर दोआब में कब्जा किया, जिसके लिए गाहड़वालाज ने कोई भी ऑपोजिशन नहीं किया। इसी साल मोहम्मद इंडिया वापस आया। 50,000 की कैवलरी यानी घुड़सवार सेना के साथ जमुना को क्रॉस करके कन्नौज की तरफ मूव करने लगा। कन्नौज के पास चंदावार में जयचंद्र और मोहम्मद के बीच फियर्स बैटल हुआ, जिसमें जयचंद्र की एरो से डेथ हो गई और उसकी आर्मी की डिफीट हुई। इसके बाद मोहम्मद बनारस की ओर बढ़ा और सिटी को डिस्ट्रॉय करके वहां के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह बिहार के बॉर्डर्स तक की ह्यूज टेरिटरी में अब टर्क्स का रूल सेटअप हो गया। बैटल ऑफ तराई और चंदावार ने ही नॉर्थ इंडिया में टर्किश रूल के फाउंडेशन को सेटअप किया। 1206 में अपनी डेथ तक मोहम्मद ने बयाना और ग्वालियर के फोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, जो दिल्ली को सदर्न साइड से प्रोटेक्शन देने वाले थे। कुछ समय बाद ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को चंदेल रूलर्स से कॉन्कर किया। दोआब में बेस बनाने के बाद टर्क्स ने नेबरिंग एरियाज में कई रेड्स की। गुजरात के रूलर भीमा II को 1197 में ऐबक ने डिफीट किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय किया और प्लंडर किया। एज कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, टर्क्स ईस्ट में ज्यादा सक्सेसफुल रहे। बनारस के बियॉन्ड के एरियाज के इंचार्ज बख्तियार खलजी ने बिहार में फ्रीक्वेंट रेड्स की, जो किसी के रूल में नहीं था। इन रेड्स में उसने बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की कुछ फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज पर अटैक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद खलजी ने 1204 में नादिया में सेना रूलर लक्ष्मण सेना को डिफीट किया और सेना कैपिटल लखनौती को ऑक्यूपाई कर लिया।
इसके बाद बख्तियार खिलजी ने असम की ब्रह्मपुत्र वैली में एक्सपेंशन करना चाहा, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। असम के माग रूलर्स ने उसको बुरी तरह डिफीट किया और कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई। जब ऐबक और टर्किश और खलजी चीफ्स नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन कर रहे थे, तब मोहम्मद सेंट्रल एशिया में गुरीद एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा था। 1203 में ख्वारिज़मी एम्पायर ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया, जिसके बाद इंडिया में उसके कई अपोनेंट्स ने रेबल करना चालू कर दिया। इनमें से एक वेस्टर्न पंजाब की ट्राइब थी, खोखर्स, जिन्होंने लाहौर और गजनी के बीच कम्युनिकेशंस ब्रेक कर दिए। 1206 में मोहम्मद गौरी ने इंडिया में अपना लास्ट कैंपेन किया, जिसमें वो खोखर्स से डील करने आया। उसने खोखर्स का लार्ज स्केल स्लॉटर करवाया और वापसी के समय उसका असैसिनेशन हो गया। तो इस तरह टर्किश आर्मी ने एक एक करके पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप किया। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद भी उसके रॉयल स्लेव्स ने उसकी प्लंडर और कॉन्क्वेस्ट की लेगेसी को बनाए रखा। दोस्तों, सिर्फ 15 साल में नॉर्थ इंडिया के सभी लीडिंग स्टेट्स का टर्किश आर्मीज के द्वारा डिफीट होना कोई आम बात नहीं थी। तो आइए एक नजर डालते हैं राजपूत रूलर्स के डिफीट के कारणों पर। कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द राजपूत्स। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एम्पायर या कंट्री को तभी कॉन्कर किया जा सकता है जब वो सोशल और पॉलिटिकल वीकनेसेस से सफर कर रही हो, या फिर वो अपने नेबर्स के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बैकवर्ड हो। रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि टर्क्स के पास इंडियंस के कंपैरिजन में कोई सुपीरियर वेपन्स नहीं थे। आयरन स्टिरप्स का स्प्रेड इंडिया में 8th सेंचुरी में हो चुका था। टर्किश बोज लॉन्ग डिस्टेंस तक एरोज को शूट कर सकते थे, लेकिन इंडियन बोज ज्यादा एक्यूरेट और डेडली थे, जिसमें एरोज को पॉइजन में डिप किया जाता था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंडियन सोर्ड्स दुनिया की बेस्ट सोर्ड्स मानी जाती थी। इंडियंस के पास एलिफेंट्स का भी एडवांटेज था, लेकिन यह पॉसिबल है कि टर्क्स के हॉर्सेस इंडियन हॉर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्विफ्ट और स्टर्डी थे। इंडियंस की मेन वीकनेस थी सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। बढ़ते फ्यूडलिज्म के कारण लोकल लैंडेड एलिमेंट्स और चीफ्स बढ़ते चले गए, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक हो गया। रूलर्स को इन चीफ्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, जो रेयरली ही कोऑर्डिनेशन में काम करते थे और बैटल के तुरंत बाद अपने अपने एरियाज में डिस्पर्स हो जाते थे। इंडियन आर्मी को एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ हॉर्समैन की तरह मूव करने की प्रैक्टिस नहीं थी, जिससे वो लंबी डिस्टेंसेस तक जा पाते और फाइट और मैन्यूवर कर पाते। राजपूत्स के पास हेविली आर्म्ड कैवलरी और माउंटेड आर्चर्स की लार्ज बॉडी भी नहीं थी। दूसरी तरफ टर्क्स के ट्राइबल स्ट्रक्चर और एकता और खालिसा सिस्टम्स के कारण टर्क्स लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज इकट्ठा कर सकते थे, जो कि लंबे समय तक बैटल करने के लिए तैयार थी। एकता सिस्टम में एक टर्किश चीफ को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता था, जिसे एकता बोलते थे। स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को टर्किश चीफ कलेक्ट करता था। इसके बदले में उसको रूलर की सर्विस में एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करनी होती थी। ये एकता ग्रांट्स हेरिडिटरी नहीं थी। खालिसा उन लैंड पीसेस को बोलते थे जिनका रेवेन्यू डायरेक्ट सुल्तान के पास जाता था। इन्हीं सिस्टम्स के कारण टर्किश आर्मीज हाईली सेंट्रलाइज्ड थी। कई टर्किश ऑफिसर्स स्लेव्स थे जिनको वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया था और सुल्तान की सर्विस में ग्रो हुए। इन पर सुल्तान अपना टोटल ट्रस्ट रख सकता था। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। राजपूत्स की डिफीट और टर्क्स का इंडियन कॉन्क्वेस्ट पिछली कुछ सेंचुरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। 10th सेंचुरी के एंड से ही टर्क्स ने इंडिया और उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। राजपूत्स ने टर्क्स के खिलाफ स्टिफ रेजिस्टेंस किया और कई बार टर्किश आर्मीज को डिफीट भी किया, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि राजपूत्स में स्ट्रेटेजिक विजन मिसिंग था। काबुल और लाहौर, जो कि इंडिया की आउटर बाउंड्रीज थीं, उनको टर्क्स द्वारा कैप्चर करने के बाद भी राजपूत्स ने इन रीजन्स को रिकवर करने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया और पंजाब से गजनवीद्स को रिमूव करने के लिए भी कोई खास स्टेप नहीं लिया। राजपूत्स की नजर सिर्फ इंडिया में फिक्स्ड रही और सेंट्रल एशिया में हो रहे डेवलपमेंट्स पर उनका ध्यान कम ही रहा, जबकि सेंट्रल एशिया में होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस ने हमेशा ही इंडिया की हिस्ट्री में एक की रोल प्ले किया। इन्हीं कारणों के चलते टर्क्स ने अगले 200 साल तक नॉर्थ इंडिया में राज किया।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।